कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का टॉपिक मत्स्य पालन पढ़ेंगे। इसके अलावा ये टॉपिक कृषि भूगोल के अंदर भी, एमए के अंदर भी लगता है और बीए पार्ट थर्ड के अंदर भी से संबंधित मत्स्य विश्व के अंदर मत्स्य पालन से संबंधित टॉपिक लगता है। तो इन प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें विश्व के अंदर यानी मत्स्य व्यवसाय कौन सा व्यवसाय है, विश्व के अंदर कितने प्रतिशत मछलियां हैं वो पाली जाती है, विश्व के मत्स्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, और प्रमुख रूप से क्या है मत्स्य के लिए यानी खाद्यान्न के रूप में कौन सी मछलियों का उपयोग किया जाता है, और इसके अलावा जो खाद है या अन्य उपयोग के अंदर कौन कौन सी आती है, उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए मत्स्य पालन यानी वर्तमान में देखें तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के साथ वर्षा के प्रारूप के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, जिससे जो कृषि विशेष तौर पर जो खाद्यान्न फसलें हैं उसके बारे में जलवायुवेताओं का अनुमान है कि धीरे धीरे यानी खाद्यान्न के उत्पादन के अंदर यानी उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी, गिरावट आएगी। और उसका प्रमुख रीजन है कि यानी जलवायु के अंदर परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उसमें जो समुद्री यानी जो खाद्यान्न के प्रमुख संसाधनों में मत्स्य पालन एक प्रमुख व्यवसाय है। और मत्स्य के अंदर बात करते हैं तो न केवल यानी महासागरों सागरों में मछलियों का पालन किया जाता है, बल्कि आंतरिक क्षेत्रों में झीलों, नदियों, तालाबों के अंदर भी मत्स्य पालन किया जाता है। तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए विश्व के अंदर लगभग 71% जो जनसंख्या है वो खाद्यान्न का उपभोग करती है, और इसके अलावा जो बाकी बच गया 29%, उसमें जो सर्वाधिक भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है वो है मत्स्य का। और विशेष रूप से यदि हम मैप के अंदर देखें तो जो शीतोष्ण और वाले कटिबंधीय क्षेत्र हैं वहां की जलवायु के अकॉर्डिंग यदि देखें तो मत्स्य वहां के लोगों का यानी प्रमुख भोजन है। विशेष तौर पर जो यूरोप के अंदर देखें, चाहे वो स्वीडन हो, नॉर्वे हो, पोलैंड हो, ये जो क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये मुख्य रूप खाद्यान्न के रूप में मछली का उपयोग है वो प्रमुख रूप से क्या है करते हैं। और यहाँ की लगभग 20 से 25% यानी जो जनसंख्या है पॉपुलेशन वो मत्स्य को खाद्यान्न के रूप में मुख्य रूप से क्या है उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार यानी मत्स्य की बात करते हैं तो अधिकांश जो शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय क्षेत्र है विशेष तौर पर उस क्षेत्रों में खाद्यान्न के रूप में प्रमुख रूप से उपयोग में लिया जाता है। और विशेष तौर पर जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां मछलियां का उपयोग तेल के रूप में या विटामिन ए के सोर्स के रूप में या खाद्य यानी इसके अंदर उर्वरक बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ की मछलियां जहरीली होती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की मछलियां खाद्यान्न के लिए उपयुक्त है वो प्रमुख रूप से क्या है होती है। तो मछली की यदि हम बात करते हैं तो विश्व में मछलियों की 40,000 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी 40,000 प्रजातियां पाई जाती है। हालांकि उसमें कुछ ही खाद्यान्न के रूप में, खाद्यान्न एवं व्यापार के लिए यानी व्यापार
तथा खाद्यान्न के रूप में इसमें से कुछ विशेष यानी कुछ मछलियों का उपयोग ही खाद्यान्न और व्यापारिक क्रियाओं में किया जाता है। और मैं बता दूं कि जो ये मछलियां हैं ये प्रमुख रूप से यदि हम देखें तो इसके अंदर मछलियों के जो भोजन के रूप में उपयोग करते हैं तो इसमें विशेष तौर पर आयरन की मात्रा होती है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो मछलियों के अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है। कैल्शियम, आयोडीन, तांबा और फास्फोरस जैसे जो मुख्य रूप से प्रमुख पोषक तत्वों के भंडार होते हैं मत्स्य यानी मछलियां। और मछलियों के अंदर यदि हम देखें तो मछलियों से यानी तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? मछलियों से तेल निकाला जाता है। इसके अलावा विटामिन ए के प्रमुख स्रोत होती हैं ये मछलियां। किसका? विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होती है। इसके अलावा विटामिन डी यानी विटामिन ए और विटामिन डी के भरपूर सोर्स होते हैं। तो इसलिए विशेष तौर पर ये बच्चों के लिए यानी बहुत ही लाभदायक होती है। जो मांसाहारी होते हैं इसमें जहां दूध का उपयोग कम होता है वहां मुख्य रूप से विटामिन ए और डी की प्रचुर मात्रा इसमें होती है। इसके अलावा यानी खाद्यान्न के रूप में तो इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यानी खाद्यान्न के अलावा इसमें उर्वरक भी बनाई जाती है। तो उर्वरक बनाने के अंदर भी यानी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो दवाई निर्माण में भी मछलियों का उपयोग है वो प्रमुख रूप से क्या है? किया जाता है। तो इस प्रकार विश्व की जो प्रमुख मछलियां हैं जो विशेष तौर पर खाद्यान्न और व्यापारिक क्रियाओं में काम ली जाती है तो प्रमुख मछलियों की किस्में कह दो या प्रजाति जिसका उपयोग है व्यापारिक और खाद्यान्न के रूप में किया जाता है उनका यदि हम बात करते हैं तो हैरिंग है, हैरिंग, सार्डिन मछली पाई जाती है। मकरेल मछली का उपयोग प्रमुख रूप से क्या है? इसके अंदर किया जाता है। इसके अलावा कोड मछली है जो विश्व में सर्वाधिक पाले जाते हैं। हैक है और इसके अलावा पोलैक यानी मछली है, वोनी मछली है। इसके अलावा टूना है, टूना और स्वेनर और वरास आदि महत्वपूर्ण जो मछलियां हैं जिसको खाद्यान्न के रूप में और मुख्य व्यापारिक क्रियाओं के अंदर इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो आपको पता है मछलियां हैं वो समूह में रहती है और ये विशेष तौर पर यानी जहां पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वहां इसके लिए पर्याप्त मात्रा में यानी प्लैंक्टन वनस्पति मिल जाती है और उस क्षेत्र की जलवायु बेसिकली उसके लिए अनुकूल है वो प्रमुख रूप से होती है। क्योंकि गर्म और ठंडी धाराएं मिलेंगी तो जो उच्च तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो इसके लिए अनुकूल स्थिति क्रिएट प्रमुख रूप से क्या है? करता है। तो मछलियों के लिए आवश्यक मत्स्य पालन के लिए अनुकूल दशाओं की बात करते हैं। मत्स्य पालन के लिए अनुकूल दशाएं की जब बात आती है तो इसके अंदर यदि हम देखें तो सर्वप्रथम तो आता है प्लैंक्टन। तो सर्वप्रथम क्या है? प्लैंक्टन यानी जहां प्लैंक्टन की आपूर्ति होगी वहां मत्स्य पालन विशेष रूप से क्या है? किया जाता है। और ये बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि प्लैंक्टन क्या है? टिप्पणी लिखिए प्लैंक्टन। तो प्लैंक्टन बेसिकली समुद्र के अंदर सूक्ष्म जीव व पादप
का समूह है जो विशेष तौर पर गर्म क्षेत्रों में जहाँ सूर्य का ताप पर्याप्त मात्रा में उगता है वहां ये प्लैंक्टन वनस्पति उगती है। विशेष तौर पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और जब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से समुद्री धाराएं चलती है तो उन धाराओं के साथ ही शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पहुंच जाती है, जो मत्स्य के लिए यानी प्रमुख भोजन के रूप में उपयोग लिया जाता है। इसके अलावा इसी प्लैंक्टन का उपयोग प्रमुख रूप से क्या है, यानी अन्य समुद्री जीव जैसे शैवाल है वो भी प्रमुख रूप से इस प्लैंक्टन वनस्पति या पादप, तो प्लैंक्टन सूक्ष्म जीव एवं पादप की जो समुद्र के अंदर पाया जाता है, जो मत्स्य और शैवालों का प्रमुख भोजन है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जहां यानी उच्च गर्म क्षेत्र होते हैं, सूर्य का उच्च ताप प्राप्त होता है और विशेषकर महाद्वीपीय मगध तटों पर ये प्लैंक्टन है वो पाए जाते हैं, जो यानी समुद्री धाराओं के साथ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर यानी ये पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार यानी जहां प्लैंक्टन की आपूर्ति होगी वहां ये मछलियां प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। तो इस प्रकार दूसरा टॉपिक यदि हम देखना चाहें तो दूसरा आ जाता है जलवायु। और जब जलवायु की जब बात आती है तो जलवायु के अंदर मैंने पहले बता दिया कि जलवायु के लिए यानी समशीतोष्ण जलवायु या जहां मुख्य रूप से गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, जहां यानी तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वहां इसके लिए यानी मछलियों के लिए प्रजनन के लिए अनुकूल स्थितियां क्रिएट होती है और मुख्य रूप से मगध तटों पर ये अपने अंडे देती है। और विशेष तौर पर यानी जो जून जुलाई वाला क्षेत्र है वो यानी प्रजनन के लिए अनुकूल दशाएं होती है, उस समय विशेष तौर पर यानी जो मत्स्य का जो व्यापार किया जाता है या मत्स्य को विभिन्न स्ट्रीमों के माध्यम से यानी उसमें रोक भी होती है लगभग 2 महीने, उसमें मछलियों को नहीं पकड़ा जाता क्योंकि प्रजनन के लिए यानी स्थितियां उसमें होती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कटिबंधीय जो ठंडे क्षेत्र हैं या जहां समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वहां मत्स्य के लिए अनुकूल दशाएं होती है, जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलेंगी वहां पूरा रहेगा और वहां यानी मत्स्य के लिए अनुकूल स्थितियां क्रिएट होती है, वहां तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उस क्षेत्र में मत्स्य के अंदर वृद्धि भी तीव्र गति से होती है, सूर्य का प्रकाश भी पर्याप्त मात्रा में उस क्षेत्र के अंदर मिल जाता है, तो जलवायु अनुकूल होती है, वहां मत्स्य की क्रियाएं प्रमुख रूप से अधिक मत्स्य यानी पालन के लिए अनुकूल दशाएं होती है। तीसरा यदि हम देखा छिछला समुद्र, यानी जो लगभग सूर्य का प्रकाश यानी 200 से 250 मीटर की गहराई तक ही जा पाता है और सूर्य के प्रकाश में मुख्य रूप से क्या है यानी वहां गर्म होता है, लगभग यानी तापमान उनके लिए अनुकूल दशाएं क्रिएट होता है, वहां उनके लिए प्रजनन क्षमता के लिए अनुकूल स्थितियां होती है, तो उस क्षेत्र के अंदर यानी ये अपने अंडे देती है और इसलिए वो क्षेत्र है समुद्र का छिछला क्षेत्र उठता है, महाद्वीपीय मगध तट होते हैं या जो मगध ढाल वाला जो क्षेत्र है वहां इनके लिए अनुकूल स्थितियां क्रिएट होती है और वहां मछली अधिक पालन प्रमुख रूप से किया जाता है, चाहे उत्तरी पश्चिमी प्रशांत तटीय क्षेत्र देखें या उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र देखें या जो पेरू वाला जो तट है उस क्षेत्र में मत्स्य पालन के लिए यानी छिछला समुद्र है। फिर बात करते हैं नदियों के ज्वार मुख या मुहाने, नदियों के ज्वार नदमुख या मुहाना। देखिए जहां नदियां प्रमुख रूप से प्रवेश करती हैं तो वहां यानी तटीय क्षेत्रों से कई प्रकार के शैवाल, काई और यानी मुख्य रूप से मटमैला जल आता है जिसमें कई पोषक तत्व मत्स्य के लिए होते हैं, वहां प्लैंक्टन वनस्पति भी कई बार मिलती है, तो जिसके कारण यानी जहां प्रमुख रूप से नदियां मिलेगी वह भोज्य पदार्थ मुख्य अधिकता होती है, इसके कारण मछलियां अधिक पाई जाती है। हालांकि जहां नदियां अधिक अवसाद लेके आती है
वहां प्रतिकूल दशाएं भी क्रिएट होती है, वहां मछलियां प्रमुख रूप से क्या है, कम पाई जाती है। तो नियमित रूप से हल्का जो अवसाद है वो मछलियों के लिए अनुकूल होता है और वहां भोज्य पदार्थ मिलता है, जिसके कारण वहां मछलियां अधिक प्रमुख रूप से क्या है, पाई जाती है। तो ये तो हो गया प्रमुख रूप से क्या है, नदियों या ज्वार नदमुख मुहाने पर। पांचवा और महत्वपूर्ण कारण देखें तो इसके अंदर आ जाता है समुद्री धाराएं। जो समुद्री धाराएं होती है वहां मुख्य रूप से जहां गर्म और ठंडी धाराओं मुख्य रूप से आपस में मिलती हैं, तो वहां अनुकूल तापमान हो जाता है, प्रजनन क्षमता के लिए अनुकूल स्थिति होती है, तो वहां मछलियों की अधिक बढ़वार होती है। तो वो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से क्या है, अनुकूल स्थिति क्रिएट करते हैं, क्योंकि वहां तापमान उच्च होगा तो वहां प्लैंक्टन वनस्पति और शैवाल पर्याप्त मात्रा में मुख्य रूप से मिल जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, चाहे ग्रांड बैंक हो चाहे डोगर बैंक हो, उन क्षेत्रों के अंदर यानी एक तरफ तो गल्फ स्ट्रीम में लेबाडोर धारा मिलती है, एक तरफ क्यूरोशी और क्यूराइल धारा जो मिलती है, वो क्षेत्र है यानी मत्स्य के लिए अनुकूल स्थिति मिलती है। जैसे मैं बात करता हूं मैक्सिको की खाड़ी के पास, इधर लेबाडोर की धारा, इधर हम बात करते हैं तो यानी जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है मिलती है, वो क्षेत्र मत्स्य के लिए अनुकूल स्थितियां क्रिएट होती है और वहां मछलियां प्रमुख रूप से अधिक पालन है वो किया जाता है। तो इस प्रकार समुद्री धाराएं मुख्य रूप से मछलियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्रिएट होती है, वह प्लैंक्टन आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वनस्पति इसके अलावा उच्च तापमान मिल जाता है और गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है, तो वो क्षेत्र है मछलियों के प्रजनन के लिए, उसके बढ़वार के लिए अनुकूल स्थिति क्रिएट होता है। तभी ग्रांड बैंक और डोगर बैंक क्षेत्र है वो मत्स्य पालन के लिए अनुकूल स्थितियां वहां पाई जाती है। तो ये तो हो जाता है बेसिकली मछलियों के लिए अनुकूल दशाओं की बात कर ली। अब हम विश्व के अंदर यानी मछलियों के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं। प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र, प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र। जब प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र की बात आती है तो उसके अंदर एक नंबर पर आता है उत्तरी पश्चिमी यानी उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। तो फर्स्ट क्षेत्र कौन सा आ गया, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। तो उत्तरी पश्चिमी जो प्रशांत क्षेत्र है यानी इस मैप के माध्यम से हम देखना चाहें तो ये वाला जो अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र विशेष तौर पर हम देखते हैं तो ये ओखोत्स्क सागर आ जाता है, बेरिंग सागर, जापान सागर, चीन सागर, और ये वाला जो उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है ये मछलियों के पालन के लिए अनुकूल स्थितियां क्रिएट करता है। इसमें ताइवान से लेकर साइबेरिया तक वाला जो क्षेत्र है जिसके अंदर यानी ये मैंने बता दिया ओखोत्स्क सागर, इधर हम ये जापान सागर आ जाता है, ये इधर हम पीला सागर आ जाता है, ये दक्षिणी चीन सागर आ जाता है, पूर्वी चीन सागर आ जाता है, ये ताइवान और फिलीपींस के पास वाला जो समुद्री क्षेत्र है यहाँ प्रमुख रूप से मछलियों के लिए अनुकूल स्थितियां क्रिएट होती है। और यहाँ हैरिंग है, सार्डिन है, टूना है, मैक्रेल, यानी यहाँ हैरिंग, सार्डिन, टूना और मैक्रेल मछलियां हैं की जो प्रजातियां हैं विशेष तौर पर उत्तरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। इसमें दोबारा देख लेते हैं, उत्तरी प्रशांत क्षेत्र बेरिंग सागर से शुरू हो जाता है, ओखोत्स्क सागर, जापान सागर, इधर पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, ताइवान और फिलीपींस के आसपास वाला जो समुद्री क्षेत्र है यहाँ प्रमुख रूप से क्या है यानी गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन भी होता है और साथ के अंदर ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण के बीच वाला जो क्षेत्र है तो यहाँ मछलियों के लिए अनुकूल स्थितियां क्रिएट होती है। तो यहाँ कई प्रकार की मछलियां हैं, चाहे इसमें हैरिंग है, हेलीबेट है, सार्डिन है, टूना है, मैक्रेल मछलियां हैं प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर
पाई जाती है और मछलियों का यानी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है उत्तरी प्रशांत क्षेत्र। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक प्रदेश यानी उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र। तो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र है, बेसिक रूप से इसके अंदर ये आ जाता है। इसके अंदर यानी उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र में देखना चाहें तो इसके अंदर न्यू फाउंडलैंड से लेकर न्यू इंग्लैंड तक वाला जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर आता है। इसमें मुख्य रूप से कैरिलोन राज्य का जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से आ जाता है। और इस क्षेत्र के अंदर यानी इधर हम बात करते हैं तो गल्फ स्ट्रीम और ये लैब्राडोर की धारा प्रमुख रूप से यहाँ मिलती है। तो ये जो क्षेत्र है विशेष तौर पर ये क्षेत्र प्रमुख रूप से क्या है, मछलियों के लिए अनुकूल स्थितियां करता है। और ये क्षेत्र है ग्रांड बैंक है। यहाँ क्या है इस क्षेत्र में ग्रांड बैंक है जो यानी विश्व भर में मछलियों के पालन के लिए यानी अनुकूल स्थितियां करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर की धाराओं का क्या होता है, मेलन क्षेत्र है ये। यानी एक गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है और ये ठंडी जलधारा है और गर्म और ठंडी धाराएं मिलेगी तो मछलियों के लिए अनुकूल स्थितियां प्रमुख रूप से हो जाती है। और ये जो मुख्य रूप से समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, उच्च यानी गर्म और ठंडी धाराएं मिलेगी तो मछलियों के लिए अनुकूल स्थितियां हो जाती है। और इस क्षेत्र में हैक है, हैरिंग है, मैक्रेल है, हैरिंग, मैक्रेल मछलियां प्रमुख रूप से क्या है इस क्षेत्र के अंदर पकड़ी जाती है। इसमें उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र और इसके अंदर हम देखना चाहें तो यानी जो मैक्सिको की खाड़ी है वाला जो क्षेत्र, यदि हम बात देखते हैं न्यू फाउंडलैंड वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर मछलियों के लिए अनुकूल स्थितियां प्रमुख रूप से क्रिएट होती है। और ये उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र प्रमुख रूप से मछलियों के लिए अनुकूल स्थितियां क्रिएट इसके अंदर करता है। तीसरा यदि बात करते हैं उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, तीसरा कौन सा आ जाता है, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र के अंदर देखना चाहें यानी यानी ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, यहाँ पर भी मछलियों के लिए अनुकूल दशाएं होती है। और इसका विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो आइसलैंड से लेकर यानी भूमध्य सागर या जिब्राल्टर जल संधि तक वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है यानी मछलियों के लिए यहाँ अनुकूल स्थितियां क्रिएट प्रमुख रूप से होती है। और ये जो क्षेत्र है प्रमुख रूप से पश्चिमी यूरोप का जो मत्स्य क्षेत्र डोगर बैंक से शुरू यानी ऊपर जाते हैं तो नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्पेन है, आइसलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, ये जो क्षेत्र है यूरोपीय क्षेत्र ये मत्स्य के लिए समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और यहाँ यदि हम सागरों की बात करते हैं तो जैसे बाल्टिक सागर है, इधर हम बात करते हैं उत्तरी सागर वाला जो क्षेत्र है, इंग्लिश चैनल वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है उत्तरी अटलांटिक महासागर वाला, उत्तर जाते हैं तो ग्रीनलैंड आ जाता है। यहाँ मत्स्य के लिए अनुकूल स्थितियां क्रिएट होती है। और इस क्षेत्र के अंदर यानी जैसे हमने बात की थी उधर ग्रांड बैंक की, तो इस क्षेत्र के अंदर आ जाता है डोगर बैंक। यानी इस क्षेत्र में डोगर बैंक आ जाता है। इस क्षेत्र में कौन सा बैंक आ जाता है, यानी डोगर बैंक इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है, जहां गर्म और ठंडी धाराएं प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर मिलती है। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो यहाँ कई प्रकार की मछलियां पाई जाती है, जिसमें यानी कोड मछली क्षेत्र में पाई जाती है जो सर्वाधिक पाली जाती है। दूसरा यदि हम बात करते हैं
हैरिंग मछली या प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर पाली जाती है। इसके अलावा हेडोक है, सारडांग है, यानी प्रमुख रूप से पाई जाती है। और इस क्षेत्र में सर्वाधिक जो मछलियां पाई जाती है नॉर्वे के अंदर, और नॉर्वे के अंदर देखें तो 32,000 लोग यानी मत्स्य पालन के अंदर या समुद्रों के अंदर मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। 32,000 सर्वाधिक। और नॉर्वे मछलियों के पालन के लिए अनुकूल परिस्थितियां यूरोप की जो शीत जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु है, और जहां यानी मुख्य रूप से मछलियों को अब यानी सबसे ज्यादा जब उपभोग होता है इस यूरोपीय क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से होता है। तो इस प्रकार यानी ये आइसलैंड से लेकर भूमध्य सागर तट वाला जो क्षेत्र है ये यानी प्रमुख रूप से उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र के अंदर आता है। इसमें जिब्राल्टर से लेकर पश्चिम यूरोप का जो क्षेत्र है जहां मत्स्य क्षेत्र डोगर बैंक क्षेत्र है, इसके अंदर यानी प्रमुख रूप से रूस, नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, आइसलैंड, ग्रेट ब्रिटेन के आसपास का समुद्र तटीय क्षेत्र है जहां मत्स्य के लिए अनुकूल दशाएं होती है। तो वहां अनेक प्रकार की मछलियां पकड़ी जाती है, जिसमें कोड भी आ जाती है, हेरिंग भी आ जाती है, हेडोक भी आ जाती है, और सबसे ज्यादा मछलियां नॉर्वे के अंदर प्रमुख रूप से क्या है पकड़ी जाती है। इसके बाद यदि हम चौथा प्रमुख मत्स्य पालन की बात करते हैं तो उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के अंदर बात करते हैं तो यहाँ ब्रिस्टल की खाड़ी है, अलास्का का जो तटीय क्षेत्र है वहां प्रमुख रूप से इसके अंदर यानी अमेरिका के मुहाने यानी महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है, विशेष तौर पर अलास्का और बेरिंग जलडमरू से लेकर कैलिफोर्निया राज्य तक यानी प्रमुख रूप से उत्तरी प्रशांत महासागरीय जो मत्स्य क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से क्या है फैला हुआ है। और ये मुख्य रूप से अमेरिका के जो तटवर्ती जो राज्य हैं विशेष तौर पर वो इस क्षेत्र के अंदर मत्स्य के लिए अनुकूल स्थिति होती है, चाहे वो अलास्का वाला जो यानी क्षेत्र हो या जो प्रमुख रूप से ब्रिस्टल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है वह मत्स्य के लिए अनुकूल स्थितियां होती है। और इसके अंदर यदि हम बात करते हैं कैलिफोर्निया वाला जो क्षेत्र है वह मछलियों के लिए अनुकूल स्थितियां क्रिएट होती है। तो यहाँ प्रमुख रूप से क्या है हैरिंग, कोड और हेलीवर मछलियां प्रमुख रूप से क्या है यहाँ पकड़ी जाती है। विश्व के अंदर देखें तो ये तो आ जाते हैं प्रमुख मत्स्य पालन क्षेत्र। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी यानी प्रशांत क्षेत्र भी आ जाता है, जिसमें दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, विशेष तौर पर जो पेरू के तट पर जो यानी पेरू की धारा जाती है उस क्षेत्र के अंदर यानी विपरीत धारा और दूसरी तरफ पेरू की धारा मिलती है। तो यहाँ पर भी मछलियों के लिए अनुकूल स्थितियां क्रिएट होती है। और पेरू का जो एकावी क्षेत्र है यानी ये पर्सन एसएससी के अंदर आ जाता है, पेरू का एकावी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है तो मत्स्य पालन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है पेरू का एकावी क्षेत्र, क्यों? क्योंकि यहाँ अल्निनो की धारा यानी विपरीत प्रभाव इसके अंदर पड़ता है, मछलियां मुख्य रूप से क्या है नष्ट हो जाती है। और ये पेरू वाला क्षेत्र है विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, वो प्रमुख रूप से इसके अंदर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्लैंक्टन वनस्पति पाई जाती है और यहाँ पेरू की ठंडी धारा और मुख्य रूप से क्या है विपरीत धारा का मिलन होता है, जिसके लिए यहाँ मछलियों के लिए अनुकूल दशाएं प्रमुख रूप से क्या है क्रिएट इसके अंदर होती है। तो ये भी प्रमुख क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र कह दो या दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, विशेष तौर पर जो पेरू का एकावी क्षेत्र है मत्स्य के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लैंक्टन वनस्पति मिलती है, अनुकूल तापमान मिलता है जो मछलियों के लिए अनुकूल स्थितियां क्रिएट होती है। अब हम थोड़ा सा कंपटीशन की दृष्टि से देख ले तो विश्व में सर्वाधिक मत्स्य पालन की बात आती है तो सर्वाधिक मछलियों का यानी उत्पादन करता है चीन।
चीन मत्स्य के अंदर प्रमुख, और चीन में भी यदि हम बात करते हैं मीठे जल के पर्याप्त सोर्स हैं। इसके अलावा हमने देखा यानी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर और पीला सागर मत्स्य के लिए अनुकूल स्थितियां क्रिएट यहाँ करता है। तो सबसे ज्यादा मछलियां चीन में पकड़ी जाती है। इसके अलावा भारत का जो यानी हिंद महासागर का जो तटीय क्षेत्र है यहाँ भी मछलियां प्रमुख रूप से पकड़ी जाती है। तो भारत का दूसरा स्थान आता है विश्व के अंदर। तीसरे स्थान की बात करते हैं तो इंडोनेशिया कहा जाता है। इसके अलावा यूरोपीय कंट्री भी प्रमुख रूप से मत्स्य का पालन करते हैं। तो इसके अंदर यानी मत्स्य पालन को या मत्स्य की जो कृषि है यानी उसको बढ़ावा देने के लिए यानी प्रति जो वर्ष है वो मुख्य रूप से क्या है, मत्स्य दिवस बनाया जाता है, ताकि मत्स्य जो खाद्यान्न का एक प्रमुख भंडार है। इसके अलावा उर्वरक भी बनाई जाती है, तेल भी बनाया जाता है, विटामिन ए और डी का प्रचुर यानी मुख्य रूप से साधन है। तो प्रति वर्ष 21 नवंबर को मत्स्य दिवस मनाया जाता है, जिसमें मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में और मत्स्य पालन के लिए क्या क्या मुख्य कार्य किए जाने चाहिए उस पर कई प्रकार के कार्य योजनाएं अपनाई जाती है। तो ये आ जाता है यानी कंपटीशन के मत्स्य दिवस कब बनाया जाता है, तो 21 नवंबर को। दूसरा यदि हम बात करते हैं मत्स्य पालन से संबंधित, जैसे हरित क्रांति है, खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित आ जाती है। इसी प्रकार यानी प्रमुख एवरग्रीन क्रांति, सभी प्रकार की फल्ड क्रांति या श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। इसी प्रकार मत्स्य से संबंधित है, मत्स्य को बढ़ावा देने के लिए यानी एक क्रांति आई जिसको कहते हैं नीली क्रांति। और भारत में 1970 के दशक के अंदर जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें यानी नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो वो है मत्स्य पालन से संबंधित है। कौन से है, मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके अलावा कंपटीशन में मत्स्य पालन में जो प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रांड बैंक कौन से यानी प्रमुख रूप से मत्स्य पालन क्षेत्र के अंदर आता है, तो ग्रांड बैंक आता है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र के अंदर। उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र के अंदर यानी ये मत्स्य पालन कौन सा यानी उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र में यानी ग्रांड बैंक आ जाता है। उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र में कौन सा आ जाता है, तो वो आ जाता है कौन सा यानी डोगर बैंक क्षेत्र यहाँ प्रमुख रूप से आ जाता है। तो इसके ग्रांड बैंक और डोगर बैंक से संबंधित प्रश्न भी प्रमुख रूप से क्या है पूछे जाते हैं। इसके अलावा विश्व में सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन कौन सा देश करता है, चीन। सर्वाधिक मीठे पानी की मछलियां कहाँ पाली जाती है, वो चीन के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा भारत से संबंधित यदि प्रश्न पूछे तो भारत में सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में देखें तो भारत में सर्वाधिक मछलियों का पालन में 1 नंबर पर आ जाता है यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1 नंबर पर आ जाता है मत्स्य पालन के अंदर। और दूसरे स्थान यानी आंध्र प्रदेश में 1 नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश का तो 2 नंबर पर है, 1 नंबर पर है यानी पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक मछलियां का उत्पादन करता है। 2 नंबर पर प्रमुख रूप से आ जाता है आंध्र प्रदेश। और 3 नंबर पर यदि हम बात करते हैं तो गुजरात का स्थान आता है। 4 नंबर पर केरल और दक्षिण के कर्नाटक, तमिलनाडु। हालांकि जब निर्यात की जब बात आती है, जब निर्यात के अंदर देखें तो सर्वाधिक निर्यात का उत्पादन करता है यानी तमिलनाडु राज्य। यानी निर्यात में देखें मत्स्य का तो 1 नंबर पर आता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु राज्य में 2019 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो तमिलनाडु राज्य ने 7.75 लाख टन यानी 7.75 लाख टन मछलियों का प्रमुख रूप से क्या है निर्यात किया। उसके बाद 2 नंबर पर यदि हम बात करते हैं तो गुजरात का आता है 7.49 लाख टन। और तीसरे स्थान पर केरल का आता है। तो निर्यात में देखें तो तमिलनाडु का 1 नंबर पर आ जाता है, 2 नंबर पर आता है गुजरात का और 3 नंबर पर केरल का आ जाता है।
वहीं उत्पादन में 1 नंबर पर पश्चिम बंगाल, 2 पर आंध्र प्रदेश, 3 पर गुजरात, 4 पर केरल। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार यानी मत्स्य, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि जो मैक्सिको की खाड़ी के पास जो डोगर बैंक है वह कौन सी यानी गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं मिलती है, तो लाब्राडोर और गल्फस्ट्रीम की ठंडी धाराओं का मिलन होता है। तो एक विटामिन ए का प्रचुर सोर्स यानी यदि हम बात करते हैं समुद्री यानी खाद्यान्न के रूप में देखें तो विटामिन ए और डी का प्रचुर स्रोत मछलियों में होता है। इसके अलावा मछलियों से तेल भी प्रमुख रूप से निकाला जाता है, खाद्यान्न के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उर्वरक के अंदर भी मत्स्य का उपयोग है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने विश्व के अंदर मत्स्य पालन, विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादक क्षेत्र और मछलियों की प्रमुख प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया। और इसी के साथ आज का टॉपिक